अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपना दूसरा टॉपिक फील्ड ऑफ फोर्स को कवर करेंगे। अब फील्ड्स ऑफ फोर्स में पहले आपको पता होगा कि फोर्स क्या होती है। ठीक है, फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बॉडी को मूव करती है या मूव कराने की ट्राई करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। और फोर्स जो है वो शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकती है। अब हम फोर्सेस की अगर टाइप्स की बात करें तो उसमें कुछ फोर्सेस हैं जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं और कुछ फील्ड फोर्सेस हैं। अब कांटेक्ट फोर्सेस क्या हैं? कांटेक्ट फोर्सेस बच्चों उन फोर्सेस को कहते होते हैं जिनको एग्जर्ट करने के लिए हमें कोई कांटेक्ट चाहिए होता है, जैसा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जबकि फील्ड फोर्स शायद आप जानते हो कि ऐसी फोर्सेस हैं जो कि दूसरे बॉडी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उन्हें किसी फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी फोर्सेस को हम फील्ड फोर्स कहते होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। शायद आपको याद हो कि हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था वो भी एक फील्ड फोर्स है। अब जो ओरिजिन ऑफ द फोर्सेस जो फील्ड जो जिसे हम बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर भी कहते हैं वो अननोन है। अब ओरिजिन ऑफ द फोर्सेस का क्या मतलब है? फर्ज करें कि जैसा कि आपको ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस वजह से होती है, मैस की वजह से। लेकिन आखिर मैस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है? तो ये शायद आपको नहीं पता हो, किसी को भी नहीं पता। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ओरिजिन ऑफ द फोर्स अननोन है। इसी तरह बच्चों अगर हम बात करें कि चार्ज की वजह से इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हमें बताया कि चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन चार्ज में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? और फिर चार्ज ही के इर्द गिर्द क्यों प्रोड्यूस होता है? इस चीज़ का जो आंसर है वो अननोन है, तो इसे हम कहते हैं ओरिजिन अननोन है। इसी तरह एक मतलब इसी से मिलती जुलती एग्जांपल है, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई बॉडी पे अगर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही, नेट फोर्स अगर ज़ीरो है, तो बॉडी मूव करेगी स्ट्रेट लाइन में। अब वो स्ट्रेट लाइन में ही क्यों मूव करती है, इस बात का हमें नहीं पता। तो इस वजह से हमें इसका मतलब है कि हम ये नहीं बता सकते कि आखिर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही क्यों मूव करती है। वो सर्कल में भी मूव कर सकती थी, तो फिर स्ट्रेट लाइन में ही क्यों हमेशा टेन जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है वैसी क्यों है? ये चीज़ें ना पता होना जिसको हम कहते हैं ओरिजिन, नहीं पता। तो ऐसी फोर्सेस ये जो है वो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर भी कहलाती हैं। ठीक है, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये फोर्सेस कहलाती हैं बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। फील्ड फोर्स के बारे में एक और बात मैं बताता चलूँ कि ये पहले ये कंसेप्ट नहीं होता था। पहले ये कंसेप्ट होता था कि न्यूटन ने ये कंसेप्ट दिया था एक्शन एट अ डिस्टेंस वाला। मिसाल के तौर पे कि अगर एक बॉडी है जैसा कि अर्थ, वो किसी दूसरी बॉडी जैसे कि मून को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि एप्पल को अट्रैक्ट करती है, इस चीज़ को भी हमें अट्रैक्ट करती है, तो वो क्यों करती है इसका नहीं पता था। तो इसे हम कहते थे एक्शन एट अ डिस्टेंस, कि ये फोर्सेस अपने अंदर ऐसी एबिलिटी रखती हैं कि ये किसी दूर वाली बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो इस अप्रोच को कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। लेकिन अब ये देखिए कि इसमें ये बात एक्सप्लेन नहीं है कि फोर्स किस तरह ट्रांसमिट हुई। ठीक है, अब आपको यह पता है कि फोर्स ने एक दूर पड़ी हुई बॉडी को अट्रैक्ट किया या रिपेल किया, ये आपको पता है। इस बात को आप नाम दे रहे हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस का। लेकिन आखिर ऐसा फोर्स के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होता है कि वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, इस बात का नहीं पता था। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको आंसर तो पता हो, लेकिन ये ना पता हो कि आखिर ये आंसर आ कैसे गया। ठीक है, तो दरमियानी जो मैकेनिज़्म था वो मिसिंग था। तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट को ट्रबल किया कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक दूर पड़ी फोर्स भी अट्रैक्ट या एक दूर पड़ा ऑब्जेक्ट भी
अट्रैक्ट या रिपेल हो जाए किसी फोर्स की वजह से। अब जो एक्शन एट अ डिस्टेंस का कंसेप्ट है वो दिया था न्यूटन ने। अब न्यूटन उस वक्त एक बड़ा साइंटिस्ट था, तो अब लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर करने में ट्रबल तो थी, लेकिन वो जाहिर है कि उसके नाम के आगे उनके नहीं चलती थी। लेकिन 18 सेंचुरी में जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर जो रिसर्च है वो दोबारा रीओपन हुई, तो वहाँ पर एक्शन एट अ डिस्टेंस अप्रोच पे भी क्वेश्चन उठे। अब उन्होंने एक एग्जांपल ली। अब उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करें कि एक चार्ज ए है, उस पर कोई चार्ज बी जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है, और उन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से चार्ज ए जो है वो मूव कर जाता है किसी दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, जैसे कि आपको प्लस जो चार्ज है वो नज़र आ रहा है और वो मूव कर गया है किसी और दूसरे पॉइंट पर। अब एक्शन एट अ डिस्टेंस अप्रोच अगर आप देखें, मिसाल के तौर पे कूलम लॉ में ही आप एक्शन एट अ डिस्टेंस अप्रोच को अप्लाई करें, तो उसमें कोई टाइम का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज जैसे ही दूसरा चार्ज आएगा, रखेंगे, तो उस पर फौरी फोर्स एक्सर्ट कर देगी बगैर किसी इंस्टेंट के, किसी भी लम्हे की ताख़ीर के बगैर जैसे ही रखेंगे वो फोर्स एक्सर्ट कर देगा। लेकिन फ़र्ज़ करें, तो साइंटिस्ट ने ये सवाल उठाया कि चलें फ़र्ज़ करें कि ये उससे कहीं जो लाइट ईयर है, कहीं लाइट ईयर के डिस्टेंस पर है, तो फिर ये चीज़ जो है वो कैसे डिटेक्ट होगी, ये चीज़ जो है वो कि फौरी जो है वो कैसे इंस्टेंटली जो है उस पर कैसे इंटरेक्ट कर सकता है अगर वो कहीं लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर है। ओके, तो कहीं ना कहीं तो डिले आना चाहिए था, लेकिन जो आम अगर एक्शन एट अ डिस्टेंस अप्रोच के मुताबिक जैसे ही चार्ज रखेंगे वैसे ही वो जो है वो उस पर एक्ट कर लेगी। तो इस बात का आंसर दिया माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे, उन्होंने गौर किया जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके इर्द गिर्द आयरन जो फिलिंग्स हैं उनके पैटर्न पर, और उनके पैटर्न पर उन्होंने गौर किया। तो अब उनके पास, माइकल फैराडे के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, मतलब उन्होंने जो स्कूल है वो चंद शायद दिनों के लिए या मंथ के लिए जो है वो उन्होंने अटेंड किया था। अब उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो अब उस चीज़ ने उन्हें इतना इम्प्रेस किया कि वो हमारे जो अब तक के जो सबसे बड़े फिजिसिस्ट हैं उनमें उनका शुमार होता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो माइकल फैराडे हैं वो बड़े ही इम्प्रेस थे जो आयरन फिलिंग का पैटर्न बन जाता है अराउंड द मैग्नेट। उस पैटर्न के अंदर एक रेगुलरिटी थी। अगर आप देखें सामने जो पैटर्न नज़र आ रहा है उसके अंदर रेगुलरिटी है, और वो जो कर्व लाइंस हैं उसने फैराडे को सोचने पे मजबूर किया कि जो मैग्नेट है वो अपने इर्द गिर्द की जो स्पेस है उसमें कोई मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस डाल देता है। जो मैग्नेट है वो अपने इर्द गिर्द की स्पेस में कोई मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस डाल देता है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेट है वो अपने इर्द गिर्द की स्पेस में, अपने इर्द गिर्द की जगह में कोई चेंज प्रोड्यूस कर देता है। तो इस व्यू के मुताबिक जो आयरन फिलिंग्स हैं वो नहीं रिस्पॉन्ड करती मैग्नेट को डायरेक्टली, बल्कि क्या करती हैं, मैग्नेट की वजह से मैग्नेट के इर्द गिर्द की स्पेस में जो तब्दीली आई है, जो अल्टरनेशन आई है, जो आयरन फिलिंग्स है उसकी वजह से मूव करती है। तो ये जो इर्द गिर्द, इसे हम कहते हैं स्पेस अल्टरनेशन। ठीक है, इसे कहते हैं स्पेस अल्टरनेशन। तो जो स्पेस अल्टरनेशन है, ये जो मैकेनिज्म है जिसमें लॉन्ग रेंज फोर्स जो है वो इंटरेक्ट करती है। ठीक है, तो अब इसको हम मतलब डिटेल में हम यूं कह सकते हैं, एक तीसरी फिगर है कि जो एक्शन एट अ डिस्टेंस है उस अप्रोच को अब हम छोड़ देते हैं। अब हम ये कहते हैं कि जो बी ने ए पर फोर्स एक्सर्ट की वो कैसे की। अब एक्शन एट अ डिस्टेंस कहता है कि बी जो है वो उस ए के एक जो चार्ज है उसे जैसे ही रखा, उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल किया, और इस वजह से चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरे पॉइंट मूव कर गया। लेकिन
जो एक्शन एट अ डिस्टेंस अप्रोच है वो क्या कहती है? उसके मुताबिक यही था कि जैसा कि हम चार्ज रखेंगे वो फौरी जो है वो उसे मूव करा देगा। लेकिन फिर क्या होगा यहाँ पर? जो माइकल फैराडे की अप्रोच है उसके मुताबिक क्या होगा कि जब बी चार्ज को रखेंगे तो बी चार्ज अपने इर्द गिर्द की जो स्पेस है उसमें क्या प्रोड्यूस करेगा? चेंज। वो जो स्पेस जितनी चेंज होगी, वो जो स्पेस चेंज अगर इंटरेक्ट करती है किसके साथ? दूसरे चार्ज यानी कि ए के साथ, तो जो चार्ज ए है उसकी वजह से चार्ज बी के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये जो स्पेस अल्टरनेशन है, एक चार्ज की वजह से अपने इर्द गिर्द की स्पेस चेंज हो जाना, यही चीज़ क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अ, अगर यही स्पेस अल्टरनेशन, ठीक है, ये क्या कहलाती है? फील्ड कहलाती है। जो चार्ज है वो स्पेस में मतलब चेंज प्रोड्यूस करता है, और जो दूसरे चार्ज हैं वो उस स्पेस अल्टरनेशन को करस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। अब इसे मैं सिंपल अल्फाज में यूँ कह देता हूँ कि फ़र्ज़ करें, जैसे कि मैं आम तौर पे, अगर आपको याद हो कि हम फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ते थे, चैप्टर 5 का, जो न्यूटन एंड आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। उसमें मैंने एक एग्जांपल यूज़ करता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आप मैट्रेस पे, ये जो आप अपने बेड के ऊपर गद्दा सा बिछाते हैं, मैट्रेस, उस पे अगर हम बैठें, ठीक है, अगर हम बैठें और एक कंपैरेटिवली हमसे हेल्दी शख्स, मोटा शख्स जो है वो बैठे, तो वो क्या होगा? जैसे ही हम बैठेंगे तो मैट्रेस के अंदर जो है वो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक कर्व प्रोड्यूस होगा, एक कर्वेचर प्रोड्यूस होगा। तो यानी कि जब हम मैट्रेस के ऊपर नहीं बैठे थे तो कर्वेचर नहीं था उसके अंदर, उसके अंदर कोई कर्व नहीं था। इसका मतलब ये है कि जो स्पेस है वो अल्टर नहीं हुआ था जब तक कि हम नहीं बैठे। ठीक है। लेकिन क्या हुआ? लेकिन जब हम बैठे तो वो मैट्रेस के अंदर कर्वेचर आ गई ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मैस है उसने वहाँ पर जो स्पेस थी उसमें कर्व डाल दिया, उसमें अल्टरनेशन कर दिया। इसी तरह अगर कोई हमसे कंपैरेटिवली हेल्दी शख्स बैठता है उसी ही मैट्रेस के ऊपर, तो वो ज़्यादा कर्वेचर डालेगा, वो इस स्पेस को ज़्यादा अल्टर करेगा, उसके अंदर डिस्टॉर्शन लाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये जो डिस्टॉर्शन है, अगर वो मैस की वजह से है तो वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर वो चार्ज की वजह से तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो मैग्नेट की वजह से तो वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो ये जो स्पेस अल्टरनेशन है, इर्द गिर्द की स्पेस का चेंज हो जाना, ये कहलाता है फील्ड। तो जो फील्ड का कंसेप्ट है वो ये कहेगा कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम जो है वो जब चार्ज रखते हैं तो चार्ज अपने इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस करता है? फील्ड। इस चार्ज का फील्ड जो दूसरा चार्ज है उसके फील्ड के साथ या उसके साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। तो ये जो फील्ड इंटरेक्शन की वजह से क्या आ जाती है? वो जो चार्जेस हैं वो मूव करेंगे, यानी कि अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, डिपेंडिंग अपॉन जो स्पेस अल्टरनेशन है या जो सिचुएशन है। अगर कोई चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो वो स्पेस अल्टरनेशन ज़्यादा करेगा। अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होगी तो वो स्पेस अल्टरनेशन कम करेगा, उसका फील्ड कंपैरेटिवली वीक होगा। ठीक है। तो फील्ड इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस इन विच मटेरियल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। अब इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? ठीक है। अब एक चार्ज का फील्ड है तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हम उसके लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, और अगर वो ऑब्जेक्ट उसके मुताबिक, यानी कि अगर मैथ का चेक करना है तो मैथ, मिसाल के तौर पे जैसे ही अगर हम बैठे, ठीक है, तो वो कर्वेचर आ गया। तो अब अगर आप एक छोटी सी बॉल को फेंकें उस रास्ते पे जहाँ पर हम बैठे हैं, तो अगर वो हमारे करीब से गुजरती है तो आप देखेंगे कि वो कर्वेचर जो हमने डाला है मैट्रेस के अंदर उसके मुताबिक गुजरेगी। वो फिर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगी, वो थोड़ी सी कर्व होके गुजरेगी। क्यों? क्योंकि उस कर्वेचर की वजह से जो हमने डाल दिया था। इसी तरह वो अगर चार्ज आता है, ठीक है, कोई चार्ज आता है एक दूसरे चार्ज के फील्ड के अंदर, तो उस फील्ड की वजह से उस चार्ज का जो पाथ है, स्पीड है, एक्सेलरेशन वगैरह जो करेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ी चेंज होंगी। तो ये जो इंट्रैक्शन है ये बताएगा कि फील्ड एग्जिस्ट करता है। जैसा कि एक मकड़ा है, ठीक है, एक स्पाइडर है, वो अपना जो जाल है वो बुनता है, तो उसका नहीं पता चलता जब तक कि उसमें
यानी कि वो जो फ्लाई है, कोई मक्खी है, वो आती है तो उसके अंदर वाइब्रेशन सी प्रोड्यूस करती है, तो उससे वो मतलब फील होता है, उसे मक्खी को पता चलता है कि यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती थी। तो उन वाइब्रेशंस की वजह से जो स्पाइडर है वो उसको फील करता है, उसका सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर अगर हम जो किसी मैथ्स की बात करें, ठीक है, तो क्या है कि नो फोर्स नो फील्ड, नो फील्ड नो फोर्स, ठीक है, कि जैसे कि अगर अगर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह अगर जो है वो कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करता। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती तो ज़ाहिर है इसका मतलब फील्ड नहीं एग्जिस्ट करता, या अगर फील्ड नहीं एग्जिस्ट करता तो मतलब फोर्स ही नहीं एग्जिस्ट करती। और डायरेक्शन जो है वो जो फील्ड है वो डायरेक्शन बाय द फोर्स, ये आगे हम जब फार्मूला लिखेंगे तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हमने कोई पॉइंट्स ए और बी लिए हैं, तो जो किसी भी पॉइंट ए या बी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जी, हम कहते हैं कि किसकी इक्वल आती है, फोर्स पर यूनिट मास की। इस तरह की डेफिनेशन शायद आपको याद हो, 9th में आपने पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू एफ ओवर एम, फोर्स पर यूनिट मास। तो जी की जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है कि अर्थ जो है वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी उस मैसिव ऑब्जेक्ट पर। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जी की जो वैल्यू है वो एम पर डिपेंडेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर टेस्ट मैच कौन है, हम हैं, तो जी की वैल्यू हम पर डिपेंड नहीं है। वो कैसे, अगर मैं सॉल्व कर सकूँ तो देखें, अब ये मैंने लिखा है एफ़ का वैल्यू ना, ठीक है, ये जी की जगह जी ही लिखा है, और एफ़ की जगह जी एम और आर स्क्वायर, और ये वाला एम मैंने इधर लिख दिया। अब इसमें आप देखें कि m से m कट जाएगा, तो देखिए g की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, कैपिटल M, यानी कि मास ऑफ द अर्थ पे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसे रेडियस ऑफ अर्थ है, या अगर हम ज़्यादा हाइट पर हो तो r प्लस एच होल स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ भी लिख देते हैं। तो इसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो कैसे, अब इसमें हम जो है वो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बड़ा चार्ज है जिसे हम सोर्स चार्ज कहते होते हैं, ये जो क्यू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और इस पर चार्ज जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ये जो ज़्यादा प्लस प्लस है इसका मतलब है उसमें ज़्यादा चार्ज है, फ़र्ज़ करें 5 और 6 माइक्रोकूलम है। और एक छोटा चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, जिसे हम क्यू नॉट, हमारी बुक में क्यू नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने क्यू लिखा हुआ है, तो फ़र्ज़ करें क्यू नॉट, ठीक है। तो अब वो जो सोर्स चार्ज का फील्ड है, और स्मॉल जो क्यू है ये एक छोटा चार्ज है, ये उसके फील्ड के अंदर आता है। तो जो सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, ये जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ये उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। अब देखें फोर्स की डायरेक्शन को, अगर आप एफ वाला एरो जो देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी फोर्स लगाई है, और कितनी फोर्स लगाई है और कितने चार्ज पर लगाई है, कितनी फोर्स लगाई है और कितने चार्ज पर लगाई है। अब फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो इस तरह इसका यूनिट क्या बन जाता है, न्यूटन पर कूलम। अब इसमें एक और बात आप देख सकते हैं कि अगर फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि दो क्वांटिटीज़ फोर्स और चार्ज के मिलने से बनी है, जिसमें फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जो डायरेक्शन होगी फोर्स की। अच्छा, एक और बात ये कि हम जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव लेते होते हैं, यानी कि हम जो स्टैंडर्ड है कि टेस्ट चार्ज आपने पॉजिटिव लेना है। जो सोर्स चार्ज है, ये जो आपको कैपिटल क्यू नज़र आ रहा है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज आप क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। जैसा कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करना हो तो आप मैग्नेटिक कंपास लेते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रा करना है तो आप ये टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे।
अब इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये हमने फार्मूला लिखा था E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, या जिसे हम फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो लिखते हैं। और ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन क्या है, जिधर जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी वही जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अच्छा, जो एक और पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ सिंगल चार्ज है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो वही जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फार्मूला सॉल्व किया था। अब ये F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अगर ये सोर्स चार्ज है कैपिटल Q और स्मॉल q क्या है, टेस्ट चार्ज है, तो अगर हम वैल्यू प्लेस करें तो अगर हम कूलम्ब फोर्स का फार्मूला लिखें तो क्या है, F इज इक्वल टू के क्यू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, तो यहाँ कैपिटल Q स्मॉल q ओवर आर स्केयर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, एफ की वैल्यू प्लेस करें तो Q से Q कट जाएगा ना, ठीक है। तो जो Q से Q कट गया तो बाकी क्या बचा, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्केयर, के क्यू ओवर आर स्केयर। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। के आपको पता है कि मीडियम डिपेंडेंट है, तो एक तो मीडियम पे डिपेंडेंट है, क्यू सोर्स चार्ज पे डिपेंडेंट है। अगर आप कूलम फोर्स देखें तो वो सोर्स चार्ज मतलब दोनों चार्जेस पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उसकी वैल्यू किस पर है, कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आर, आर स्केयर, इसका मतलब ये हुआ कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो आर स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, मतलब अगर डिस्टेंस डबल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। और क्या बात है कि टेस्ट चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं है। फर्ज करें वो कहते हैं टेस्ट चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ कर दी, डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ को आपस में ऐड करेंगे तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि आप उन्हें ऐड करेंगे, उनका वेक्टर सम लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि लिखे द रिजल्टेंट इन द विसिनिटी ऑफ अ नंबर पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू द ईच ऑफ द टेकन इंडिविजुअली। तो हम किसी भी पॉइंट पर जब हम लेना चाहेंगे तो हम जब उन्हें ऐड करेंगे तो उसे वेक्टर की फॉर्म में ऐड करेंगे। तो जो मैग्नीट्यूड है वो इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्केयर है, और जो आगे यूनिट वेक्टर डाल देंगे तो उसका मतलब वो होगा कि वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो यहाँ पे ख़त्म होता है। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो हम इसे चीज़ को रिवाइज कर लेंगे फिर, ठीक है। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात क्या थी कि जो फोर्सेस हैं उनका जो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं इनका ओरिजिन हमको नहीं पता। और फील्ड क्या है, फील्ड जो है वो एक अल्टरनेशन इन द स्पेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज की वजह से जो अल्टरनेशन इन द स्पेस प्रोड्यूस होगी, यानी कि वो रीजन कि जिसमें हम किसी चार्ज का जो मतलब इन्फ्लुएंस है वो फील कर सके, वो रीजन जो है वो क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। अगर चार्ज की वजह से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो मैस की वजह से है तो ग्रेविटेशनल फील्ड है वगैरह। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी सोर्स चार्ज, एक बड़े चार्ज को, ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले चार्ज को रखें तो उसे हम सोर्स चार्ज कंसीडर करते हैं, और उसका फील्ड चेक करने के लिए जो चार्ज लाते हैं वो क्या कहलाता है, टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली इतनी कम होती है कि अगर वो सोर्स चार्ज की तरफ आए तो उसके जो फील्ड है उसे डिस्टॉर्ट ना करे। डिस्टॉर्ट मतलब उसमें चेंज ना लाए। जैसे कि अगर हम मैस हमारी जो मैस है वो इतनी कम है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे ना होने के बराबर असर डालती है, तो इस वजह से हम क्या कहलाते हैं, हम उसके कंपैरेटिवली जो है वो एक किस्म के टेस्ट मैस हैं जो कि उसके फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करते। अगर हम जो है वो अर्थ की अगर हम अर्थ की तरफ मूव करते हैं, दूर मूव करते हैं, तो अर्थ हमारी वजह से मूव नहीं करेगी या उसके जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो सकती, तो हम टेस्ट मैच कहलाते हैं। और इसके अलावा क्या था कि जो क्या मैकेनिज़्म है फील्ड का कि
चार्ज जो है वो अपनी इर्द गिर्द फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से अगर कोई दूसरा चार्ज उसके फील्ड में आता है तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। वही जैसे कि आपको स्पाइडर और फ्लाई की एग्जांपल देखिए, स्पाइडर अपना एक जाल बुना हुआ है, लेकिन उसका तब तक जो है वो उसे मतलब जब सेंसेशन प्रोड्यूस होती है तो उसे पता चल जाता है कि उसमें कोई मक्खी वगैरह आ गई है, ठीक है। तो इसी तरह एक चार्ज है उसके फील्ड का नहीं पता चलता जब तक कि कोई दूसरा चार्ज उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करता। इसकी जो फार्मूला है E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन है। जो स्टैंडर्ड है कि जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और अगर हम f की वैल्यू प्लेस करके सॉल्व करें तो E की वैल्यू किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट करती है, एक है मीडियम पे, सोर्स चार्ज पे, और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज पे। ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं करती। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को आपस में ऐड करेंगे तो हम उन्हें वेक्टर्स के फॉर्म में ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पढ़ लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जो भी क्वेश्चन है वो पोस्ट कर दीजिएगा, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।